वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस सीरीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो है हमारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल विद सी प्लस प्लस। ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर मैंने पहले दो वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ठीक है, पहली वीडियो थी हमारी कि हम डेव सी को कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग की बात नहीं की। फिर दूसरी वीडियो कि हमने जो डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल किया है वो एक आईडी क्या होता है, हमने दूसरी वीडियो के अंदर इसको बड़ी डिटेल के अंदर समझा था। दोनों वीडियोस के अंदर प्रोग्रामिंग पे भी हमने बात नहीं की है। बेसिकली मकसद क्या था कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप जो है वो स्कूल में हो, 9-10 में हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे हो, आपका बैकग्राउंड बीबीए से हो, बायोसाइंस मेडिकल या फिर सीएस का बैकग्राउंड नहीं भी हो, तब भी बिल्कुल ज़ीरो से अगर आपको प्रोग्रामिंग पढ़ानी हो तो उसके लिए क्या किया जाए। मैंने आपके लिए बड़े ईजी टास्क कर दिए कि अगर आपने बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना भी आता तो आप पहली वीडियो को आपने उसके टारगेट को आपने अचीव कर लिया होगा कि आपने डेव सी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा और आप कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी चलाना जानते होंगे। ठीक है, फिर एक सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया है, बेसिकली उसका मकसद क्या है। मैंने सेकंड वीडियो में अंदर बात की कि भाई सिर्फ मैंने बात की कि आईडीई क्या होता है, सिर्फ मैंने ये समझाया था। ठीक है, अभी तक हमने कोडिंग स्टार्ट नहीं की, ना समझाया ना पढ़ाया। ठीक है, अब नेक्स्ट अब थर्ड वीडियो के अंदर हमने कोई भी लाइन ऑफ कोड सबसे पहले लिखने, कोई भी पहला प्रोग्राम लिखने से पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट से ज़्यादा बेहतर मैं कहूँगा कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलना ज़रूरी है कि ये आप कर क्यों रहे हैं, प्रोग्रामिंग क्या है, क्यों कर रहे हैं, कैसे की जाती है, कंप्यूटर पे की जाती है तो कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। ये तमाम तर सवालों के जवाब आपको मिलना ज़रूरी है पहली क्लास से, पहली लाइन ऑफ कोड से लिखने से पहले। ठीक है, इस वीडियो के बाद श्योरिटी है कि आप भले कितने भी आप ज़ीरो पॉइंट पे भी क्यों ना खड़े हों, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी जो है वो क्लास में हो, आप प्रोग्रामिंग पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पहली दो वीडियो बहुत इजी थी, हमने प्रोग्रामिंग की बात नहीं की, आपने वो दोनों अचीव कर ली। थर्ड वीडियो इसके अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो आप जब पहला लाइन ऑफ कोड लिखने जाएंगे तो आपको बहुत सारे सवाल, वो सवाल जो कि बच्चे जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ने के लिए आधा कोर्स खत्म हो गया लेकिन पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, रीज़न क्या है। ठीक है, वो आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे, जिसकी वजह से बाद अब आपको क्लियर होगा कि आप भैया प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इन चीज़ों को समझना। ठीक है, एक चीज़ की गारंटी अपने दिमाग से निकाल देंगे, आप सीएस बैकग्राउंड के नहीं हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी में हैं, स्कूल में, किसी भी लेवल पे हो, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल ज़ीरो से मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब पहला लाइन ऑफ कोड लिखने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ सवालों के जवाब मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम उस पर आते हैं, इन चीज़ों को एक वीडियो से हम समझ लेंगे, फिर आपके लिए इंशाल्लाह चीज़ें आसान रहेंगी। ठीक है, अब अच्छा, राइटिंग के लिए पहले से मैं जो है माजरत कर लेता हूँ। ठीक है, मैं डॉक्टर बनना चाहता था तो मैंने राइटिंग इसी तरह की रखी हुई। ठीक है, आपको जो इसका कंटेंट होगा ये मैं अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग की फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, तो परेशान मत होइएगा, सिर्फ वीडियो को समझें और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ऑन दी स्पॉट उन पॉइंट्स को, उन लेक्चर्स को, चीज़ों को जो है वो नोट डाउन कर लें, आपको अलग से भी जो है इसका कंटेंट वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं कि भाई व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, हम कोडिंग करने लगेंगे, कोडिंग के थ्रू डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं कि भाई प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, दौर चला गया है कि जो है ना बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन दें और उसको समझने के लिए आम अल्फाज में, आम जबान में हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है जी, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन, कलेक्शन बोले या फिर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ क्या, सेट ऑफ, क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, या फिर बोलें आपके कमांड्स हैं। ठीक है, या फिर क्या है, कोड है। ये तीनों बातें सही हैं, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ कमांड्स, कलेक्शन ऑफ कोड, या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कमांड, सेट ऑफ कोड, दैट्स इट। यहाँ पे प्रोग्राम की डेफिनेशन ख़त्म हो गई। ठीक है, ये प्रोग्राम है। ठीक है, मैं ठीक है, अब यहाँ पे अब ये प्रोग्राम तो है, ये किसके लिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या कोड किसके लिए है, टू द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के लिए है। अब आ गए यहाँ से हमें एक नई चीज़ मिली कि भाई ये जो हम कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें एक नई चीज़ मिल गई कि भाई कंप्यूटर, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। आ जाएँ अब हम इस पर बात करते हैं, कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस तरह से काम करता है, ये किन चीज़ों को समझता है। हम कंप्यूटर को भी एक दफ़ा समझ लेंगे। कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है ना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी डेफिनेशन बताऊंगा जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, बात बात पे इस डेफिनेशन को रिपीट किया जाएगा आगे कोर्स के अंदर भी। ठीक है, अब मुझे पता है कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, आप में से 90% के पास एक डेफिनेशन है,
आप भले 5th क्लास में, मैट्रिक में हैं, वीडियो देखने वाला बंदा, या फिर आप जो है वो ग्रेजुएशन में, मास्टर में, या फिर आप टीचर हैं, इवन आप CS के ही क्यों ना टीचर हो, एक डेफिनेशन आपके जहन में आ रही है क्या? वो डेफिनेशन ये है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। उसके बाद विच कैन प्रोसेस डेटा, ठीक है, और इट इज़ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर है? मैक्सिमम के पास डेफिनेशन यही है। डेफिनेशन में कोई मसला है सर? नहीं, डेफिनेशन में कोई मसला नहीं, डेफिनेशन तो बिल्कुल ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। बस कहते हैं ना कि हम सही हैं, ज़माना गलत है। डेफिनेशन सही है, लेवल गलत है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन प्रॉब्लम क्या? डेफिनेशन तो बिल्कुल ओके सही है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन प्रोसेस डेटा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है यहाँ तक। अब मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि आप जाएं और अपने किसी कज़न, छोटे बहन भाई की जो है ना वो कंप्यूटर की बुक खोलें 5 या 6 क्लास की, ये डेफिनेशन वहाँ पे लिखी हुई है। इस डेफिनेशन से इतना सा प्रॉब्लम है। हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक कंप्यूटर की सही डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है जो कि हमें हेल्पफुल करे प्रोग्रामिंग को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब हमें डेफिनेशन चेंज करने की ज़रूरत है, तो क्या डेफिनेशन होनी चाहिए भाई? मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ। हमने पहले भी बात की थी कि डेफिनेशन बहुत छोटी होंगी, बहुत छोटी डेफिनेशन है, लेकिन अपने अंदर जो है ना पूरा कहते हैं ना कि डोमेन, वो दरिया को जो है ना कूजे में बंद कर देने वाली बात है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, ठीक है। अब हम आते हैं, कंप्यूटर इज़ अ डैश मशीन। आ जाए, ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को रख लें और आप प्रोग्रामिंग पढ़ना, CS की फील्ड में काम करना शुरू कर दें, आपको बहुत सपोर्ट करेगी कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ अ डैश मशीन। अब आ जाए, फिर से मैं पूछता हूँ कि भाई यहाँ पे आप क्या फिल आउट करेंगे? एक डेफिनेशन, ये बहुत बड़ा डोमेन है इसका जी। अभी भी अगर आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन, डिफरेंट डिवाइसेस आप नाम ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, यहाँ इस डेफिनेशन को मैं कंप्लीट करता हूँ कि कंप्यूटर इज़ अ DUMP, डम्प, कंप्यूटर इज़ अ डम्प मशीन। जी हाँ। अच्छा, क्या सर ये अपने पास से कोई डेफिनेशन निकाल के रहे हैं? कंप्यूटर इज़ अ डम्प, डम हम बोलते हैं ना, ही सो डम, कुछ नहीं पता, जो बोल दिया कर दिया, जो बोलेंगे वही करेगा, इससे ना 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे। कंप्यूटर इज़ अ डंप मशीन। ये कौन कह रहा है? ये मैं कह रहा हूँ? नहीं। किसी भी फील्ड के बारे में इसकी मैक्सिमम डेफिनेशन कौन दे सकता है? उस फील्ड के साइंटिस्ट। आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम जब वो 5-6 क्लास या 9-10 तक थे ना, तो हमारे लिए केमिस्ट्री फिजिक्स बड़ी आसान थी कि फलक्रम है, फोर्स है, और केमिस्ट्री के अंदर जाए तो सॉलिड लिक्विड गैस, इसके बारे में बात हो रही है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट या सेकेंड ईयर के अंदर आए तो दुनिया बदल गई, जज्बात बदल गए। क्या हुआ कि केमिस्ट्री वो एक भयानक केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, फिर जो है वो फिज़िक्स भी चेंज हो गई, न्यूटन्स के लॉ आ गए। जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं, डेफिनेशंस और नॉलेज चेंज हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी फील्ड के बारे में जो उसकी मैक्सिमम डेफिनेशन है वो उस फील्ड के साइंटिस्ट दे सकते हैं। तो कंप्यूटर इज़ अ डंप मशीन, क्या ये मैं कहता हूँ? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कंप्यूटर के साइंटिस्ट कहते हैं कि कंप्यूटर इज़ अ, कंप्यूटर को डिफाइन करने उन्होंने बोला कि भाई कंप्यूटर इज़ अ डंप मशीन। इसे कुछ भी नहीं पता, इसे जो बोला जाएगा वो कहा जाएगा। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें ये डेफिनेशन हमें बड़ी हेल्पफुल करेगी, क्योंकि हम जब जब एक बात, हम एक कोडिंग लाइन करेंगे ना, तो ये डेफिनेशन में बार बार रिपीट कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन बहुत छोटी है लेकिन डोमेन बहुत बड़ा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? डेफिनेशन आपने के लिए कंप्यूटर का क्या है? डंप मशीन। अच्छा, उसके बाद क्या? कंप्यूटर के अंदर एक सवाल आता है अक्सर कि भाई हम मेडिकल बैकग्राउंड से आए या XYZ, तो कंप्यूटर में क्या मैथ्स होती है, लॉजिक होती है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? अच्छा, इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब है, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि भाई कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या है। कंप्यूटर वर्ड का मतलब है, कंप्यूटर वर्ड जो निकला है वो निकला है टू कंप्यूट से। अब आ जाए, जवाब मिल गया आपको। कंप्यूटर वर्ड किससे निकला है? टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट। आज का कंप्यूटर एक एडवांस फॉर्म है एबेकस की, एक कैलकुलेटर की। हमने कंप्यूटर साइंस की बुक के अंदर पढ़ा था कि पहला कंप्यूटर, हम कैलकुलेटर के बारे में पढ़ रहे हैं कि एबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर। फिर डिफरेंट डिवाइसेस आए, बल्कि ट्यूब आए, चार्ल्स बेबेज का आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। हमारे पास जो आज मौजूद है वो कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मौजूद है।
ठीक है। अब जो कंप्यूटर बनने वाले हैं वो क्वांटम कंप्यूटर बनने वाले हैं, ठीक है। खैर हम वापसी आते हैं। कंप्यूटर वर्ड का मतलब ही क्या है? टू कंप्यूट, टू कैलकुलेट। आपको एक चीज़ का जवाब तो मिलेगा, हाँ भाई कंप्यूटर के अंदर मैथ्स है, लॉजिक है, बिल्कुल है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना कि आपका जो है वो बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, नहीं है, कोई इशू नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं भाई इसके अंदर जो मैथ्स चाहिए, जो लॉजिक चाहिए, वो मैं भी बिल्ड कर सकता हूँ, वो आप भी काम कर सकते हैं, ठीक है। हमने समझ लिया कि भाई कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को और समझते हैं, ठीक है। हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन समझ ली, कंप्यूटर वर्ड का मतलब समझ लिया। अब दूसरी हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, कंप्यूटर वर्ड का मतलब भी पता है, कंप्यूटर की हमें डेफिनेशन भी पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई कंप्यूटर समझता क्या है। जी, अगर मैं आपसे पूछूँ भाई कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर समझता क्या है, तो आप में से अक्सर बात जाओगे सर कंप्यूटर जो समझता है सिर्फ एक ही चीज़ समझता है, क्या? वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, या फिर इसको दूसरा नाम बोलते हैं भाई ज़ीरो और वन। ये आपने कई दफ़ा पढ़ा है, लेकिन इसको आप प्रूफ करके दे सकते हो भाई कैसे समझ सकता है ये ज़ीरो और वन, ये कैसे समझता है या फिर कैसे काम करता है। पता तो है हमें कि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी कोड को समझता है। ज़ीरो जो कि बाइनरी कोड क्या है, ज़ीरो और वन बेसिकली क्या है, यूनरी मतलब वन, बाइनरी मतलब टू। इसकी दो ही स्टेट हैं, दो ही स्टेट पे काम कर रहा है, ज़ीरो या वन। हम तो कंप्यूटर पे जो है वो वीडियो प्ले कर रहे हैं, सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं, उसके ऊपर अब हम कोडिंग करने के लिए आएंगे, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है, ज़ीरो और वन। इस कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपने सुना तो है ज़ीरो और वन, लेकिन आज मैं प्रूफ करके भी दिखा दूँगा कि भाई कंप्यूटर ज़ीरो और वन कैसे समझता है। हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम लिख लेंगे कि भाई कंपाइलर है। आईडी के अंदर हमने लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर उन्होंने कंपाइलर कैसे कहता है, कंपाइलर को भी इसी एंड से हम लेते हुए समझ जाएंगे कि हम एक एंड पे हैं, दूसरे एंड पे कंप्यूटर है, वो ज़ीरो वन समझता है। हम फ़र्ज़ करें हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है, हम ABCD समझते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर ज़ीरो वन समझता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसको समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई आपके सामने अगर मैं एक ये रखता हूँ, ठीक है, आ जाए, ये क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। लेकिन आप मुझे बोलेंगे नहीं सर कंप्यूटर कौन सा है, असल में ये कंप्यूटर ही तो इसकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने, जो CPU बड़ा सा रखा हुआ होता है यही कंप्यूटर है। असल में ब्रेन और प्रोसेसिंग पावर कहाँ पे, इस बॉक्स, इस डब्बे के अंदर होती है, ठीक है। अब इस बॉक्स को कभी आपने ओपन करके देखा तो इसमें क्या होती है, इसमें डिफरेंट जो है वो पावर सप्लाई होती है, डिफरेंट जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह लगी हुई होती हैं, CD रोम लगा हुआ होता है, ठीक है, और एक मदरबोर्ड होता है। आपको पता है कि नहीं, असल में जो कंप्यूटर में काम की चीज़ है वो कौन है, जो इसका प्रोसेसर, जो इसका ब्रेन है, वो मेन फंक्शन कहाँ पे हो रही है, इस मदरबोर्ड के अंदर हो रही है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर है। अब जब मदरबोर्ड पे हम आते हैं तो मदरबोर्ड के अंदर क्या डिफरेंट स्लॉट्स होती हैं, इसका नॉर्थ साउथ जो है डिफरेंट जो है वो एरियाज़ होते हैं जिसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है। रैम्स लगी हुई होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि नहीं, एक फ़ैन लगा हुआ होता है, उसके नीचे एक प्रोसेसर होता है। असल में कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो होता है। यहाँ तक ये सब, ये बेसिक कम से कम आपको पता होती है, ठीक है, आप अगर CS बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो इस प्रोसेसर के अंदर सारी पावर होती है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोसेसर कैसे दिखता है, भाई प्रोसेसर इस तरह से दिखता है, ठीक है। इस तरह की एक जो है वो एक चिप कह लें आप, एक डिवाइस है जिसके अंदर क्या अब इस प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, इस एक प्रोसेसर के अंदर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ICs इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। हमने बोला ना हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, पहले बल्कि ट्यूब बनी थी जो कि ज़्यादा एनर्जी लेती थी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, फिर ICs बनी, इंटीग्रेटेड सर्किट बने जो कि आज हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल IC इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब एक प्रोसेसर के अंदर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो ICs मौजूद हैं। फिर इस एक, अच्छा हम क्या समझ रहे हैं, बेसिकली मैं आपको क्या समझाता हूँ कि ज़ीरो और वन को समझाना था मेरे को। हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था कि भाई कंप्यूटर क्या समझता है, ज़ीरो और वन को समझता है, ठीक है। ये प्रूफ करना था मुझे कि भाई ज़ीरो और वन को कैसे समझता है। इसको प्रूफ करने के लिए देखें, एक मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी लिविंग, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर स्टडी करना हो, एक मिनट, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने स्टडी करना हो तो हम क्या करते हैं, एक मिनट मैं इसको यहाँ से, जी इसको हम, ठीक है, किसी भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने स्टडी करना है, किसी भी जानदार को हमने अगर स्टडी करना है तो हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। मैंने फिर से बोला था कि आप CS के नहीं भी हैं तो मैं आपको बहुत रियल वर्ल्ड से इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर स्टडी करना है आपने तो आप किसको स्टडी करते हैं, बायोमेडिकल साइंस वाले जवाब दे देंगे भाई हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है वो सेल को स्टडी करते हैं, क्योंकि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट,
ठीक है, किसी भी लैंग्वेज, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, किसी भी जानदार को हमने स्टडी करना है, हम उसके सेल को स्टडी करते हैं, हमें सारे जवाब मिल जाते हैं। इसी तरह किसी भी अगर हमने एलिमेंट को, किसी भी मटेरियल को हमने अगर स्टडी करना है तो हम किसको स्टडी करते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी क्या नेचर है, वो कैसा बिहेव करेगा, तो उसको हम किसको स्टडी करते हैं? नॉन लिविंग। अगर किसी एलिमेंट की हम बात करें तो हम उसके एटम को स्टडी करते हैं। ये क्लियर हो गया कि हम, क्योंकि एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, हम एटम को स्टडी करते हैं, हमें उस मटेरियल के, उस एलिमेंट के बिहेवियर के बारे में पता लगे कि कैसे काम करेगा। ठीक है, हमने सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को पकड़ा तो हमें पता लगा भाई ये काम कैसे कर रहा है। सेम इसी तरह हम समझने के लिए जा रहे हैं कि भाई कंप्यूटर 0 और 1 कैसे समझता है। वापसी हम आ जाते हैं, हमने समझा कि भाई ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर लेकिन नहीं, CPU इज़ द मेन पार्ट। CPU के अंदर हम आए तो हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस थी, अपना पावर सप्लाई थी, डिफरेंट डिवाइस नहीं, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के अंदर हमने बोला कि नहीं, हमारे पास जो प्रोसेसर लगा होता है ये इसमें काम की चीज़ है। फिर प्रोसेसर के अंदर हम आते हैं तो क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ ICs होती हैं। फिर एक IC के अंदर क्या होते हैं जी? एक IC के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, यानी कि आपके जो एक प्रोसेसर उसके अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हैं। अब इतना बड़ा कंप्यूटर इतनी दुनिया से तब्दील कर दी, इसके अंदर क्या सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या करता होगा? जो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक छोटी सी IC के अंदर जो मौजूद होते हैं, ये ट्रांजिस्टर करता क्या होगा? अब मुझे आप बताएं। ट्रांजिस्टर रियल लाइफ के अंदर जो है ना कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखें तो कुछ इस तरह का दिखता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा एक ट्रांजिस्टर, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक प्रोसेसर के अंदर कैसे आते हैं? वो नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू, नैनो प्रिंटिंग के थ्रू एक प्रोसेसर के अंदर जो है वो प्रिंट हुए हुए होते हैं। अब मुझे बताएं, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। हमने कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट भी हमने देख लिया कि भाई ये एक ट्रांजिस्टर है जो कि कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। ये क्या करता है? ये कुछ नहीं करता। ये या तो करंट को फ्लो होने देता है या तो करंट को रोक लेता है। जिस वक्त करंट फ्लो हो रहा है तो उस वक्त 1, जिस वक्त करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उस स्टेट के अंदर क्या? 0। इस तरह से ये 0 और 1 पे काम कर रहा होता है कि जब एक प्रोसेसर के अंदर मिलियंस और बिलियन ट्रांजिस्टर जो है वो एक साथ ऑन एंड ऑफ की स्टेट में आते हैं तो हमें क्या मिलता है? आपने अक्सर मूवीज़ और के अंदर देखा, हमें बहुत सारा क्या? बाइनरी डेटा मिलता है। समझ में आ गई? हमने बात कहाँ से स्टार्ट की थी? हमने बात स्टार्ट की थी कि भाई कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज क्या है? 0 और 1। वो 0 और 1 को कैसे समझता है ये हमने भी डिकोड कर लिया। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के अंदर करंट जब फ्लो हो रहा है तो स्टेट क्या है? 1। और जिस वक्त करंट फ्लो नहीं हो रहा उस वक्त स्टेट क्या है? 0। जब मिलियन और बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर जो एक साथ ऑन एंड ऑफ होते हैं हमें क्या मिलता है? बाइनरी डेटा। अब आपको क्या ये समझ में आ रहा है बाइनरी डेटा का मतलब क्या है? हम वीडियो चला रहे हैं, हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर तो क्या समझता है? 0 और 1 समझता है। तो ये इसके और हमारे बीच की कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होती है? अब हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया कि भाई 0 और 1 तो समझता है, ये हमने समझ लिया, लेकिन अब हमने ये समझना है कि ये कंप्यूटर और हमारे बीच में कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आप एक काम करें कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और हम एक जो है ना वो डेस्कटॉप के ऊपर एक नोटपैड ले लेते हैं। हम नोटपैड ओपन करते हैं और आप भी एक्सपेरिमेंट चाहें तो करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं नोटपैड पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने कीबोर्ड के ऊपर अल्टर की प्रेस की हुई है, अल्टर की को प्रेस करके होल्ड करके रखा हुआ है, और मैं नम पैड पर आने के बाद 6 और 5 प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने अल्टर की छोड़ी। आप यकीन कीजिएगा, भरोसा रखें मुझ पे कि ये मैंने ए प्रेस नहीं किया कीबोर्ड के ऊपर। मैंने क्या किया है? अल्टर की को प्रेस किया हुआ है, फिर से मैंने अल्टर की को प्रेस किया, पहले मैंने नम पैड पे आके 65 प्रेस किया था, अब मैं कर रहा हूँ 66। और मैं 66 प्रेस करने के, अच्छा मैंने अल्टर की को होल्ड करके रखा हुआ है, अभी मैंने वो छोड़ा नहीं है, जैसे ही मैं छोड़ूंगा क्या प्रिंट हुआ? बी। इससे क्या समझ में आया कि हम जो ABCD में बात कर रहे हैं ये इनके कुछ नंबर्स होते हैं, ASCII कोड होते हैं। अब मैं वापसी आपको लेके आता हूँ कि हम समझना क्या चाह रहे थे कि भाई कंप्यूटर क्या समझता है। कंप्यूटर तो जो है वो 0 और 1 समझता है। मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ कि भाई हम समझते हैं A B, थोड़ी देर के लिए मान लें हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है, वो ABCD इंग्लिश है। कंप्यूटर अंग्रेज़ ने बनाया, गुरे ने बनाया, तो ऑब्वियसली बात है उसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश थी, तो उसने हर चीज़ इंग्लिश में रखी हुई। ठीक है, थोड़ी देर मान लेते हैं हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है? ABCD। और कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1। ये कैसे पॉसिबल है? ये क्या इस तरह से पॉसिबल है? आप गौर कीजिएगा कि कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं ABC, लेकिन हर एक करेक्टर का एक ASCII कोड होता है। हर एक करेक्टर का क्या होता है? एक ASCII टेबल होता है।
आपके कीबोर्ड पे जितनी भी कीज़ अवेलेबल है उन सब का एक एस्की कोड अवेलेबल है, जो कि एक डेसिमल नंबर होता है। जो क्या होता है, एक डेसिमल नंबर होता है 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, आ जाएं, ये एस्की टेबल है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो देखें, ए जो करेक्टर है उसका एस्की कोड क्या है, 65। ठीक है, कैपिटल ए का अलग है, स्मॉल ए का क्या है अलग, 97। ये बात समझ में आ रही है आपको। हम यानी जो भी ए बी सी डी प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर, जितने भी कैरेक्टर प्रेस करते हैं वो सब किस में कन्वर्ट होते हैं, वो एक डेसिमल नंबर के कोड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर आपको पता होना चाहिए। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल बेसिकली मतलब क्या है, डेका से, जिसका मतलब क्या होता है 10। 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर होते हैं, ये 10। तो हर एक करेक्टर का क्या है, एक ख़ास एस्की कोड है, ख़ास डेसिमल नंबर है। 65, फिर क्या 66। अगर हम स्मॉल ए बी सी डी की बात करें तो 97 से स्टार्ट होता है। ये बात समझ में आ गई। हम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं 0 और 1 से। हम जितनी भी ए बी सी डी लिखते हैं वो कन्वर्ट किस में होती है, एक एस्की कोड में, जो कि क्या है, एक डेसिमल नंबर है। और आपने अब बहुत अच्छी तरह आपको पता है कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपने पढ़ी होगी 5-6 क्लास के अंदर ही आपने पढ़ ली होगी कि अगर एक डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में ले जाया जा सकता है 1 और 0 की फॉर्म में, और एक जो बाइनरी नंबर है उसको वापसी डेसिमल में लेके आ जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बात करूँ भाई, यहाँ पे 65 की बात करता हूँ, तो 65 नंबर एलसीएम लेना, मैं बहुत डिटेल में आऊँगा, मैं आपको ऊपर ऊपर चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, 65 जी, 65 को हम एलसीएम लेंगे, 232 ज़ा कितना होता है, 64 होता है। और यहाँ पे क्या आ रहा है 65, तो कितना बच गया, 1 बच गया। आ जाएँ अब फिर से सॉल्व करते हैं, 2 16 ज़ा 32, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। फिर 2 8 ज़ा 16, पूरा आ गया, कुछ भी बचा नहीं बचा। ठीक है, फिर आ जाएँ 2, और हम आते हैं क्या, 2 4 ज़ा 8, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0। ठीक है, फिर आते हैं हम 2 2 2 ज़ा 4, फिर से कुछ बचा नहीं बचा। आ जाएँ फिर से हम यहाँ पे आते हैं, आ जाएँ अब क्या, 2 1 ज़ा 2, बात समझ में आ रही है, कुछ बचा नहीं बचा। तो अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि भाई आपके पास क्या कोड आया है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे। आपने अगर एलसीएम निकालने सीखा हो तो भाई हमारे पास अब जो जवाब मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। पहला नंबर क्या मिला हमें, 1 0, देख रहे हैं 1, फिर 1 2 3 4 5, ये 5 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5, ये ज़ीरोज़। और फिर लास्ट में क्या मिला है हमें, 1 मिला है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो एक अगर 65 को आप डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करें बाइनरी में तो आपको क्या मिलेगा, ये बाइनरी नंबर्स मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, हमें डेटा मिल गया। तो आपको ये प्रूव हो गया कि भाई ए बी सी डी जो हम बात कर रहे हैं वो सब अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, 0 और 1 में। अगर इसको वापसी मुझे लेके आना हो, ये जो बाइनरी नंबर है किसका कोड है, ये डेसिमल का। अगर मुझे इसको वापसी लेके आना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मैं ऊपर लिखता हूँ 1 2 2 4 8 16 32 और 64। मैंने हर बिट के ऊपर क्या उसका मैंने कोड लिख दिया। अब मुझे आप बताएं कौन कौन से बिट ऑन है, एक ये बिट ऑन है और एक ये बिट ऑन है। इन दोनों बिट के नंबर्स क्या हैं, एक बिट का नंबर क्या है 64, मैंने इसको लिख लिया, और दूसरी बिट का नंबर क्या है 1, तो मैंने वो लिख लिया। तो 64 प्लस 1 65। क्लियर हो गया, कोई इतनी रॉकेट साइंस मैथ नहीं थी, आपने 2 मिनट के अंदर प्रूफ करके देख लिया कि भाई ए बी सी डी जो लिख रहे हैं वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, 0 में। तो अब आपको पता होगा अगर आप कोई इमेज भी देख रहे हैं तो इमेज में क्या है, कलर है, कलर का क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये बहुत ईजिली पॉसिबल है, मैथमेटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये भी आपने समझ लिया, कंप्यूटर हमने प्रोग्रामिंग समझ ली, प्रोग्रामिंग समझ पता भाई हम प्रोग्रामिंग किसके लिए करनी है, कंप्यूटर के लिए करनी है। कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन हमने एक नई डेफिनेशन समझी, कंप्यूटर इज़ अ डम्प मशीन, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए ये डेफिनेशन बहुत सपोर्ट करेगी। फिर क्या, कंप्यूटर क्या चीज़ समझता है, कंप्यूटर बेसिकली क्या समझता है, 0 और 1 समझता है, और ये कैसे काम कर रहा होता है हमने इसको भी देख लिया। ठीक है, अच्छा हमने 0 1 को समझ लिया। अच्छा इसी तरह जो है ना, फिर लास्ट वीडियो आईडी के अंदर हमने बात की थी कि भाई हमें लैंग्वेज भी चाहिए होती है, हमें कंपाइलर भी चाहिए होता है। ठीक है, और फिर क्या, हमें डिफरेंट जो टेक्स्ट एडिटर चाहिए, तो वहाँ पे कंपाइलर का बड़ा था, हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था कि कंपाइलर क्या होता है। अब हम यहाँ से ये भी समझ लेते हैं कि भाई कंपाइलर क्या चीज़ होती है। बेसिकली हम कंप्यूटिंग कर क्यों रहे हैं, हम कंप्यूटिंग या प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कंप्यूटर से कुछ टास्क परफॉर्म करवाने हैं। हमने कंप्यूटर को कुछ कलेक्शन ऑफ कोड यानी प्रोग्राम लिखना है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन देनी है, उसके बिहाफ पे कंप्यूटर ने कुछ काम करना है। अब कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर समझता है 0 और 1, हमने कंप्यूटर से काम करवाना है। हम क्या समझते हैं, ABCD,
मिसाल के तौर पे हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। अब हमने कंप्यूटर से काम करवाना है तो हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल होती हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और हमने अल्टीमेटली किससे काम करवाना है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, मशीन कोड, जो कि क्या है 0 और 1। अब इसके लिए क्या होता है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे हम जो बात का हम काम करेंगे सी और सी प्लस प्लस पे कर रहे होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के लिए जाएं, ये वीडियो देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पीएचपी है, ठीक है। डार्ट, बेनतहा हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। एक एचटीएमएल भी है, इसको तो सर्च कर लीजिएगा, एचटीएमएल बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मजाक कर रहा हूँ, कभी गलती से भी किसी आगे मत बोलिए कि एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, लोग आपको जज करेंगे। अब ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्ट्रक्चर विच हैव सम प्री डिफाइंड कीवर्ड्स, सम पंक्चुएशन, सम स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको फॉलो करते हुए आप एक सिस्टमेटिक वे के अंदर कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए आप कुछ कंप्यूटर के लिए कमांड्स लिखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ कोड। ये डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, जितनी मैंने अभी तक समझी है, आप जाएँ इंटरनेट से कोई भी डेफिनेशन, ठीक है। कुछ प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करते हुए हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कोडिंग लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम बोलते हैं। अब उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, सी, सी प्लस प्लस, सी, बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल है। अब अगर हम कभी सी, अभी हम आगे देखेंगे कि सी, सी प्लस, इन सब प्रोग्राम को देखें तो इसमें क्या बेसिकली इंग्लिश के ही वर्ड्स होते हैं, लेकिन कुछ पंक्चुएशन, कुछ चीज़ों का कुछ खास प्री डिफाइंड कीवर्ड्स लॉक हुए रखे होते हैं, किसी सिंबल्स का कोई खास मतलब होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, उसको फॉलो करते हुए हम कमांड्स लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो कि एक इंग्लिश की ही तरह दिख रही होती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हमें सी के अंदर लिखना है तो हम जो कमांड है कंसोल पे शो करने के लिए वो है प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर क्या है, सी प्लस प्लस के अंदर है सी आउट, ठीक है। सी शार्प के अंदर क्या है, सी शार्प के अंदर है कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन बोलते हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो हमारे पास प्रिंट है। फिर हमारे पास पी एच पी डार्ट, इसके अंदर प्रिंट इको, ये डिफरेंट एक ही चीज़ शो करानी है, हेलो वर्ल्ड। उसके लिए क्या, हर लैंग्वेज के पास एक अपना अपना एक सेट ऑफ रूल्स है, उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना के रखी हुई है। अच्छा, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जिस पे हम काम करते हैं, वो कहलाती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, मैं नाम पे नहीं, ये मशीन कोड है बेसिकली, 0 और 1। किसी टाइम पे लो लेवल मशीन लैंग्वेज पे भी जो है ना, मशीन लेवल पे भी कोडिंग की जा रही होती थी, ठीक है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। क्या इसके बीच में कोई एग्जिस्ट करता है, हाँ, इसके बीच में एग्जिस्ट करता है कौन, कंपाइलर, ठीक है। इसके बीच में एग्जिस्ट करता है कौन, कंपाइलर। कंपाइलर का काम होता है, हर लैंग्वेज का अपना एक अलग कंपाइलर होता है, ठीक है। जैसे आपने आईडी, अगर आप आईडी वाली वीडियो पर जाएं जिसमें मैंने समझाया कि भाई आईडी मुझे क्यों चाहिए, उसमें मैंने बताया कि भाई देखिए मेरे पास जो है वो लैंग्वेज भी आ रही है, फिर उस लैंग्वेज का कंपाइलर भी है, और फिर टेक्स्ट एडिटर भी, इन सबको कंबाइन करने पे क्या बोला कि मेरे पास आईडी अवेलेबल है, ठीक है। अब कंपाइलर हर लैंग्वेज का अलग अलग होता है, जिसका काम क्या होता है, कोड को कंपाइल करना और कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज के अंदर। ये बात समझ में आ गई है। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, बहुत आसानी आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई, एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो है वो एक कौन मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है चाइनीज़, ठीक है। चाइनीज़ मौजूद है, जिसके पास क्या मौजूद है, जिसके पास मौजूद है इंडस्ट्रीज़, यहाँ तक क्लियर है। और दूसरे एंड पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ इसको, ठीक है। दूसरे एंड पे मेरे पास फ़र्ज़ करें कि एक एमराटी या फिर अरब मौजूद है, जिसके पास क्या मौजूद है, जिसके पास बहुत ज़्यादा मौजूद है, क्या मौजूद है भाई, पैसा। एक पार्टी के पास इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, दूसरी पार्टी के पास क्या है, पैसा होता है, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, इन दोनों को आपस में बिजनेस करना है, इन दोनों को आपस में काम करना है। चाइनीज़ जो है ना अपनी लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं जानते, वो पढ़ते ही नहीं है, वो बहुत प्राउड है अपनी लैंग्वेज पे, वो किसी और लैंग्वेज, वो इवन वो इंग्लिश में भी कन्वर्सेशन नहीं करते, वो अपनी लैंग्वेज पे काम करते हैं। उनका रीज़न क्या है, उनको मोहब्बत है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज से वो ओन करते हैं। यूएई, हाँ भाई, अरबी, इस पर मुझे जो ना बहुत
सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अरबी ने क्यों से भाई, शहजादे ने लैंग्वेज, उसको उसके पास पैसा है, वो कोई भी लैंग्वेज क्यों सीखे। उसको इंग्लिश इसलिए नहीं आती कि उसको अपनी अरबिक से बहुत मोहब्बत है। उसको मसला है कि वो शहजादा है, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसको भी सिर्फ क्या आती है, उसको फ़र्ज़ करें उसको अपनी ज़बान आती है, अरबी आती है, ठीक है। अब इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है। कैसे कम्युनिकेट करेंगे? दो नेशन है, एक चाइनीज़ जिसको अपनी लैंग्वेज से मोहब्बत है, एक अरबिक जिसके पास पैसा है, उसने लैंग्वेज सीखी नहीं कोई और। दोनों ने आपस में बिज़नेस करना है। क्या होगा? बीच में एक और भी नेशन मौजूद है। कौन? हम मौजूद हैं जी। हमने जो है वो चाइनीज़ जो है वो सीख ली थी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने जो है वो कराई थी। हमें चाइनीज़ फ्री में सिखा दी, अरबी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें आती है। अच्छा, हमने ये दो लैंग्वेज क्यों सीखी? ना हमें मोहब्बत है, ना हमारे पास पैसे हैं। हमें उर्दू से ना मोहब्बत है, ना हमारे पास पैसे हैं। तो हमने तो मुफ्त में जो चीज़ मिली हमने वो सीख ली। तो हमें क्या आती है? हमें चाइनीज़ भी आती है और हमें अरबिक भी आती है। ये बीच में पाकिस्तानी का आ गया। अब ये क्या करेगा? ये इन दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर का काम करेगा कि भाई ठीक है, आपकी बात को मैं यहाँ पहुँचा दूँगा और आपकी बात को मैं यहाँ पहुँचा दूँगा। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर मुझे ये एक बड़ा अच्छी तरह क्लियर हो गया कि आपको, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इस पूरे उसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं इस पूरे सिनेरियो में। एक लैंग्वेज क्या है? ऑब्वियसली है चाइनीज़। और दूसरी लैंग्वेज कौन सी है? अरबिक। दो लैंग्वेज है। अगर तो आप बोल रहे हैं दो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसको चाइनीज़ भी आती है, इसको अरबी भी आती है। दोनों की ट्रांसलेशन नहीं कर रहा। कैसे? दो लैंग्वेज मौजूद नहीं, तीन लैंग्वेजेस मौजूद हैं। कैसे? देखिए, पाकिस्तानी चाइनीज़ टू अरबिक कन्वर्ट नहीं कर रहा, वो चाइनीज़ टू अपनी नेटिव उर्दू में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर वो उर्दू टू अरबिक जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? एक थर्ड लैंग्वेज भी यहाँ पे मौजूद है। समझ में आई? तो ये जो यहाँ पे पाकिस्तानी काम कर रहा है वही एक कंपाइलर का काम होता है। क्या कि एक तरफ से लैंग्वेज को लेना, उसको डिकोड करना और सेकंड पार्टी की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो कंपाइलर वाला काम है। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला? अब ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, मैं बस इतना आपको समझा देता हूँ कि भाई जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास जो है वो कंपाइलर की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। कंपाइलर भी डिज़ाइन किया जाता है जिसके अंदर एक तरफ से हाई एंड लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उसको कन्वर्ट कराया जाता है किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि कंपाइलर की भी अपनी एक लैंग्वेज रिटर्न हुई हुई होती है जिसके थ्रू वो सी लैंग्वेज का कोड उठाएगा और किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन। इसमें फिर डिफरेंट लेयर्स आ रही होती है। तो आपने ये भी समझ लिया कि भाई कंपाइलर क्या है, जिसका काम क्या होगा? हमें हमें जो है वो कन्वर्ट करना है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना है? मशीन लैंग्वेज के अंदर, 0 और 1 के अंदर। आपने ये भी बड़ी अच्छी तरह समझ लिया। यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आप खुद बताएं कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। आप पहला लाइन ऑफ कोड लिखने से पहले आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए। क्या प्रोग्राम, क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर से काम करवाना है। कंप्यूटर क्या है? एक कैलकुलेटर की एडवांस फॉर्म है जो कि एक डम्ब मशीन है। उसको जैसा कहा जाएगा वैसा करेगा, ठीक है। अब प्रोग्राम कंप्यूटर समझता क्या है? 0 और 1 समझता है। हम हम इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं। इंग्लिश हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कौन मौजूद होता है? हमारे पास कंपाइलर भी मौजूद होता है। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे दो चार कॉन्सेप्ट को हम इजीली समझ लेते हैं ताकि आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए कोड लिखने से पहले, ठीक है। ठीक है, लास्ट बस दो चीज़ों पे हम बात करेंगे कि अगर आपको कहीं स्टिल ये फील आ रही है कि नहीं ये बहुत मुश्किल चीज़ है, प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे, हमें समझ में नहीं आती ये चीज़ें, नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। मेरा जो रूल है वो ये है कि नहीं, हर कोई कर सकता है। किसी भी बैकग्राउंड से आप आएँ, आपको बस चीज़ें सही वे के अंदर अगर आपको गाइड की जाए, आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए एक चीज़ मैं गाइड करता हूँ। हम एक और बात करते हैं, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर का काम करने का तरीक़ाकार क्या है, उसका रूल क्या है, उसका एल्गोरिथम क्या है। फिर से हम एक बड़ा मुश्किल सा वर्ड लेके आए कि भाई एल्गोरिथम क्या, एल्गोरिथम क्या चीज़ होती है। आए, मैं एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन कंप्यूटर का काम करने का तरीका, एल्गोरिथम क्या है, वो एल्गोरिथम मैं आपको पूरा समझाऊंगा। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा, सारी चीज़ें आप डिकोड करेंगे। आप आ जाएं, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, मैं आता हूँ यहाँ पे और ठीक है, आप ज़रा समझिएगा कंप्यूटर का एल्गोरिथम क्या है। हम ये समझ रहे हैं एल्गोरिथम इतना बड़ा सा खतरनाक सा वर्ड आ गया भाई, कंप्यूटर का एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर का एल्गोरिथम 4 पार्ट का होता है, लेकिन पहले मैं 3 पार्ट उसके डिस्क्लोज करता हूँ। 3 पार्ट में बात करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कंप्यूटर के एल्गोरिथम के 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। मैं सिर्फ एक बताऊंगा, बाकी 4 आप खुद बताएंगे। अगर आप वो खुद बता पा रहे हैं तो आप फिर भरोसा रखें कि आप कोडिंग भी फिर कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा मुझे आप जो है ना भाई क्या दें, एक मिनट मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ।
ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना वो आप दें क्या, आउटपुट दें। जहन में याद रखिएगा, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताऊंगा, बाकी सारी चीज़ें आप डिकोड करके देंगे, आपको पता है कैसे किया जाता है काम, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई मुझे आउटपुट दें, तो आप मुझे क्या बोलेंगे कि सर ठीक है आउटपुट तो दे देंगे, लेकिन आउटपुट पॉसिबल नहीं है कि सर आप पहले हमें क्या दें, आप पहले हमें इनपुट दें। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये समझ में आ रही है? एक मिनट, इसको हम, ठीक है भाई, कंप्यूटर को भी जो है पसीने आना शुरू हो गए, ठीक है। मैंने बोला भाई आप मुझे आउटपुट दें, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, सर पहले आप इनपुट तो दें। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरह? कि भाई आउटपुट पॉसिबल नहीं है जब तक क्या ना हो, इनपुट ना। याद रखिएगा मैंने सिर्फ आपसे एक चीज़ का जिक्र किया, क्या, कि मुझे आप दें आउटपुट, अगली चीज़ आपने खुद बताई है इनपुट, ठीक है। अब मुझे दो चीज़ें आ गई यहाँ पे 3 स्लॉट्स हैं। अब मुझे बताएं कि मैं इनपुट को कहाँ रखूँ, आउटपुट को कहाँ रखूँ। क्या जवाब देंगे आप कि पहले स्टेज पे कौन आएगा, इनपुट आएगा या आउटपुट आएगा? ठीक है, आप बिल्कुल बोलेंगे नहीं सर, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, इनपुट होता है, ठीक है। रहम करे मेरी राइटिंग पर अल्लाह ताला। ठीक है, इनपुट आ गया। अब मुझे बताएं कि भाई इनपुट के बाद मेरे पास 2 स्लॉट हैं, तो आउटपुट को मैं कहाँ रखूँ, वेरी नेक्स्ट रख दूँ या एक स्टेप बाद रखूँ? आपका क्या जवाब होगा? आपको पता है क्या बोलेंगे, नहीं सर एक काम करें, आउटपुट जो है ना वो एक स्टेज के बाद रखें, कि आउटपुट और इनपुट के बीच में आप स्पेस दे दें। यहाँ तक क्लियर है? तो आउटपुट और इनपुट के बीच में क्या चीज़ होती है? बिल्कुल, इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या मौजूद है, प्रोसेस। और मैं यकीन से कह रहा हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रहा है। आपको पता है कि इनपुट है, इनपुट से इनपुट के बीच में क्या होगा, इनपुट को प्रोसेस किया जाता है तो ही क्या मिलता है, आउटपुट। मैं फिर से वापसी आता हूँ, याद रखिएगा इस पूरे एल्गोरिथम को समझाने के लिए मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बताई थी, इनपुट। अब आ जाए कंप्यूटर का जो एक एल्गोरिथम था, मैंने आपको बताया कि उसके 4 स्टेजेस हैं। 4 में से हमने उसके बेसिक क्या किया, एक उसको हमने 3 जो उसके पार्ट थे वो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अभी चौथा पार्ट इसमें से बाकी है, वो चौथा पार्ट भी यकीन कीजिए वो आप ही बताएंगे, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि भाई वो चौथा पार्ट क्या हो सकता है, अगर तो आपको पता है तो ठीक है, नहीं अब इसको समझाने के लिए मैं आपसे जिक्र करता हूँ कि भाई अब देखिए ये क्या है, कंप्यूटर का एक एल्गोरिथम है। किसका एल्गोरिथम है? कंप्यूटर का। तो ये कंप्यूटर पे अप्लाई होता है? नहीं। एक बात याद रखिएगा, इस एल्गोरिथम को आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी काम पे अप्लाई कर दें, सुबह से शाम तक के किसी भी काम पे अप्लाई कर दें, ये अप्लाई हो जाएगा। इसकी खूबसूरती ये है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, सुबह से शाम तक के किसी भी काम पे अप्लाई कर दें, अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? आ जाएँ। क्या किया आपने, सुबह उठे आपने चाय बनाई थी, तो चाय के लिए आपको क्या चाहिए था, आपको टी चाहिए था, आपको मिल्क चाहिए था, आपको वाटर चाहिए था। ऐसा ही है, क्या किया, ये तो इनपुट है। क्या करना है, आउटपुट चाय जो है वो तैयार चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट को प्रोसेस करना पड़ेगा। आपने क्या किया, इस इनपुट को ऐड कर दिया किस में, केटल के अंदर, और आपने क्या जला दी, आग जला दी। चाय पक रही है, टी मिल्क वाटर शुगर ये सब चीज़ें पक रही हैं, तो ये चीज़ क्या है, प्रोसेस है। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रख रही है, आपने मुझे चौथा पार्ट बताना है तो ज़रा साथ रहिएगा इसमें। प्रोसेस हो रहा है और थोड़ी देर बाद चाय जो है वो पक के रेडी हो गई है, केटल के अंदर गरम गरम चाय मौजूद है, तो ये चीज़ क्या हुई हमारी, आउटपुट। हमने इनपुट क्या दिया था, हमने रॉ जो है वो टी मिल्क वाटर शुगर ये सब ऐड किया था, चाय को हमने वो जो है फायर दी, फिर चाय पक रही, ये क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, चाय पक के तैयार हो गई है, तो ये क्या है, आउटपुट है। क्या करेंगे अगला स्टेप, याद रखिएगा इस कहानी में इन्वॉल्व रहेंगे, आप चौथे पार्ट को खुद फिगर आउट कर लेंगे जी। क्या करेंगे सर, अगला स्टेप क्या करेंगे कि भाई अगला स्टेप हम ये करेंगे कि भाई इसको हम एक कप में डालेंगे या मग में डालेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये मग है हमारे पास, तो इस मग के अंदर चाय आई, फिर से ये क्या हो गया है, इनपुट हो गया है। चाय को आपने इन्जॉय किया, चाय को आपने पिया, ये क्या था, प्रोसेस। थोड़ी देर बाद चाय का मग खाली है, तो ये क्या है, आउटपुट। बात समझ में आ रही है? प्रोसेस कंटिन्यू से कंटिन्यू हो रहे हैं। हम फिर से मैं वापसी आता हूँ, हम फिगर आउट क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चौथा पॉइंट फिगर आउट करना चाहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि इस प्रोसेस में आने के लिए ये कब क्या था। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो, एक एग्जांपल देते हैं। मैंने क्या बोला कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट को आप ज़िंदगी में किसी भी काम पे अप्लाई कर लें, अप्लाई हो जाता है। मैं बहुत ग्राउंड लेवल पर उतर के आपको समझा रहा था ना कि प्रोग्रामिंग कंप्यूटर वगैरह आपसे रिलेट करके मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स की, सेल की, एटम की मिसाल दी मैंने आपको बहुत नॉर्मली। आपने जो बेसिक सी मैथ पढ़ी थी, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी डेसिमल, उन्हीं को रिलेट करते मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, ठीक है। अब हम आते हैं
मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि फर्स्ट करें मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है, संडे वीकेंड आ रहा है, मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है। वॉशिंग मशीन में मैंने अंदर क्या किया, मैंने जो है वो गंदे कपड़े डाले, वॉशिंग मशीन के अंदर पानी डाला, सर्फ डाला, ये चीज़ें क्या थी, ये हो गया इनपुट हो गया। वॉशिंग मशीन चल रही है, क्या हो रहे हैं, कपड़े साफ़ हो रहे हैं, ये चीज़ क्या है, प्रोसेस है। आ जाए, मशीन रुक गई, अंदर जो मौजूद कपड़े हैं वो क्या है, साफ़ सुथरे हैं, तो ये चीज़ क्या हो गई, आउटपुट हो गई। जल्दी से मुझे अगला स्टेप में क्या करूँगा, और बताते हुए ध्यान में रख लेना, आपने इस चौथे पार्ट को फिगर आउट करना है जी। आउटपुट के लिए क्या करूँगा, ठीक है सर, कपड़े निकालेंगे, इसको आप बास्केट में रखेंगे, बास्केट के अंदर सर्फ वाले कपड़े मौजूद हैं, फिर से ये क्या है, इनपुट है। इस सर्फ वाले कपड़े को आप साफ़ करेंगे, साफ़ पानी से धोएंगे, तो ये चीज़ क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस करने के बाद आपने इसको एक बकेट या बाल्टी में रख दिया, अब कपड़े साफ़ भी हैं और सर्फ वाला पानी निकल भी गया है, तो ये चीज़ क्या है, आउटपुट है। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ बेटा आप क्या करूँ, तो बोलते हैं बट सर पहन लें। मैंने कहा नहीं पहनना नहीं है, क्या करना है, इसको आप जो है वो क्या करेंगे, अब सूखने के लिए डालेंगे। सूखने के लिए आप ऊपर ले गए, आपने गीले कपड़े रस्सी पे डाले, ये इनपुट था, रस्सी पे सारा दिन टंगे हुए हैं, प्रोसेस हो रहा है, कपड़े सूख रहे हैं, अगले दिन कपड़े सूख गए रस्सी के ऊपर, ये चीज़ क्या है, आउटपुट है। क्या करूँ सर, पहन लें। अरे भाई सारे कपड़े पहन लूँगा, नहीं, क्या करूँगा, अब लाके मैं इसको क्या रखूँगा, एक अलमारी के अंदर रखूँगा, ऐसा ही करूँगा। अब मुझे ज़रा बताइएगा कि प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आपने एक बकेट में रखा, फिर से आपने कपड़े धोए, फिर से आपने एक बकेट में रखा, फिर से आपने कपड़े सुखाए, वापसी आपने किस में, कबर्ड में, अलमारी में ला के रखा, ये चीज़ें क्या हैं। आपने चाय रेडी की, आपने आउटपुट को कप में डाला, ये चीज़ क्या थी, आपने अपने आउटपुट को स्टोर करवाया। बात समझ में आई, आपने क्या किया, हर दफ़ा जब इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, जो आउटपुट आता है उसको कहीं ना कहीं आपने स्टोर करना होता है। हमारे केस में कभी ये बकेट थी, कभी ये बाल्टी थी, और अब लास्ट में क्या है, हमारे लिए एक अलमारी है, हमारा कबोर्ड है, हमारा वार्डरोब है, ठीक है। फिर से इसमें से निकाला, प्रेस की, प्रोसेस है, कपड़े प्रेस होके रेडी हैं, आउटपुट आप साफ सुथरे तैयार नज़र आ रहे हैं। समझ में आ रही बातें। तो अब आ जाएं, चौथा पॉइंट क्या है, मैंने नहीं बताया आपको, ये सारी चीज़ें आपने खुद फिगर आउट की हैं जी। चौथा पार्ट कहलाता है स्टोरेज। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ज़रा नोट कीजिएगा, वापसी हम आते हैं, मैंने क्या बोलता कि मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ का जिक्र करूँगा, कंप्यूटर का पूरा एल्गोरिथम, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज आपने खुद फिगर आउट, मैंने एक चीज़ बताई, तीन चीज़ें आपने खुद फिगर आउट की हैं। तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंट रहें, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। बस अब लास्ट इस पे हम एक एग्जांपल लेंगे और फिर उसके बाद से हम कोडिंग पे बड़े इजीली हम आ सकते हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा भाई कंप्यूटर हम काम कैसे कर रहा है और कंप्यूटर क्या समझता है। अब हम कोड लिखने के लिए आएंगे, अब हम क्या लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंप्यूटर से जो हम काम बेसिकली हम प्रोग्रामिंग कर क्यों रहे हैं, हम कंप्यूटर किस लिए, ईज़ ऑफ लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए कंप्यूटर की मदद से हम ज़िंदगी में क्या ऑटोमेशन लेके आते हैं। उस ऑटोमेशन को अचीव करने के लिए हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे, कोई कोड लिखेंगे, उससे कोई टास्क परफॉर्म करवाएंगे, और जिससे हम वो टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं वो कौन है, आ जाएँ, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जिससे हम काम करवाना चाहते हैं वो कौन है, वो एक डंप मशीन है। ये बात समझना बहुत जब हम कोडिंग और सिंटैक्स पे आऊँगा तब मैं आपको रिलेट करूँगा कि मैंने उसको बार बार डंप मशीन क्यों बोला था। आ जाएँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। बस एक आखिरी एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ कि कोडिंग क्या होती है। कोई भी प्रोग्राम लिखना है, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने लिखा 2+2 का प्रोग्राम बनाना है, क्या ये कंप्यूटर के लिए बना रहे हैं, इतना क्यों परेशान हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम में प्रोग्राम बना रहे हैं, कंप्यूटर को बोला भाई 2 नंबर्स को ऐड कर दो 2+2, क्या ये काम कंप्यूटर का है। ज़रा समझिएगा बात, ये काम कंप्यूटर का नहीं है, ये आप भी करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 2 नंबर्स को ऐड करके दो। आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, आपको पता भी नहीं चला है, आपके दिमाग जो है फ़ौरन से रेडी हो गया है क्या सुनने के लिए, वो इस वक्त इरिटेट हो रहा है। आपको भी अब आपको पता चलना शुरू हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला कि भाई कि आप 2 नंबर्स को ऐड करके मुझे रिजल्ट दें। आपका माइंड बैकग्राउंड पे बिहाइंड द सीन रेडी हो गया है क्या सुनने के लिए, मुझसे वो 2 नंबर सुनने के लिए। ऐसा ही है, ठीक है। आपको आइडिया भी नहीं हुआ, पीछे आपका माइंड रेडी हो गया है 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। अब ज़रा याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैं आगे 2-4 क्लासेस बाद ना एक मैं बता रहा हूँ लाइब्रेरीज लोड करनी है, और फिर जो काम करना चाह रहे हैं उसी तरह के हम जो है वो लाइब्रेरीज़ को जो है वो कॉल करवाते हैं। आपका दिमाग रेडी हो गया 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए, लेकिन इसको काम को करने के लिए आप कैपेबल थे, क्योंकि आपको कभी ज़िंदगी में ये लर्निंग दी गई होगी, आपके दिमाग में कहीं ये कोड होके रखा गया है कि हाँ 2 नंबर्स को ऐड करना आपको सिखाया गया था, आपने ये सीखा हुआ है। ऐसा ही है, ये आपको आता है तभी आपका दिमाग रेडी हो गया। किसी प्रोग्राम को इसने, ये इस पॉइंट पर पॉज रखिएगा कि इस प्रोग्राम को करने के लिए आपके दिमाग में कुछ लाइब्रेरीज, कुछ पहले से इंस्ट्रक्शन जो थी, ट्रेनिंग थी, वो लोड हो गई हैं
कि यार 2 नंबर्स को ऐड करना है। आप अभी थोड़ा सा इरिटेट भी हो रहे हैं कि भाई सर 2 नंबर्स नहीं बता रहे, क्योंकि आपको 2 नंबर पता चलेंगे तो आपका दिमाग फोन से रेडी है कि उन 2 नंबर्स को जल्दी से कैलकुलेट करके आपको आंसर दिया जाए। ऐसा ही है। अब इसमें फिर से आता हूँ कि आपके प्रोग्राम ने कुछ चीज़ों को लोड कर दिया जो कि पहले से क्या थी, प्री डिफाइन थी। इसको मैं दोबारा से आपके जब हम कोडिंग करूँगा ना, मैं फिर से बताऊँगा, आपको रिलेट करके दिखाऊंगा क्या क्या आपके दिमाग ने क्या किया, कुछ चीज़ों को लोड कर दिया और आपके दिमाग के अंदर ब्रेन के अंदर 2 ऐसे कंटेनर, ऐसी स्पेस बन गई मेमोरी के अंदर, टेम्प्रेरी मेमोरी के अंदर, जो वैल्यूज़ लेने के लिए तैयार है। उन वैल्यूज़ के बीच में क्या करना है, प्लस करना है। ये जल्दी से सारे कंटेनर्स आपके दिमाग के अंदर रेडी हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा हो। ठीक है, आप चलें, ज़्यादा तंग नहीं करता, मैं आपको बोलता हूँ भाई पहला नंबर क्या है, 2। जवाब आया आपके पास? नहीं आया। आप वेट कर रहे हैं किसका, सेकंड नंबर का। जैसे ही मैं आपको सेकंड नंबर बताऊंगा, आपके पास पता भी नहीं चलेगा, पलक झपकते आपके पास आंसर होगा। भाई सेकंड नंबर है 2। छूटते ही आपने महसूस भी नहीं किया, आपके दिमाग ने कैलकुलेट कर लिया क्या भाई, आंसर क्या है, 4। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहूँ कि जो आपके पास ये वाला नंबर था चला गया तो क्या होगा जी? अगर एक नंबर मैं आपसे ले लूँ तो रिज़ल्ट भी आपके पास से चला जाएगा। इसी पॉइंट से हमें क्या समझ में आया कि हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमारे पास जो है ना एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई हमने वेरिएबल बनाने हैं। ठीक है, हमने डिफरेंट वेरिएबल बनाने होते हैं और उसके ऊपर हमने काम करना होता है। ठीक है, तो वेरिएबल के अंदर भी क्या होती है, वैल्यू स्टोर हुई होती है। अगर उन वेरिएबल में स्टोर नहीं होगी तो आपके पास आंसर नहीं होगा। वैल्यू को होल्ड करने के लिए वेरिएबल्स बनाते हैं। आपके दिमाग के अंदर भी वेरिएबल्स बने हुए, कंटेनर्स है, मेमोरी है, उसके अंदर वैल्यू है। अब आज जब मैंने दूसरी वैल्यू हटा दी, आपके पास आंसर चलेगा। अब मैं बोलता हूँ कि नहीं, वैल्यू अपडेट करता हूँ जी, अब वैल्यू क्या हो गई है, 5। तो आपके पास फ़ौरन से आंसर है 7। समझ में आई? आपकी ब्रेन में ये सब कुछ प्रोसेस होना, ये काम आपने ही किया ना। तो अगर यही सेम काम मैं कंप्यूटर से करवा लूँ तो कोई मसला है? सेम इसी प्रिंसिपल के ऊपर कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई आपने ये स्टेप फॉलो करने, 2 नंबर्स का इनपुट लेना, उन 2 नंबर्स को फिर उनको प्लस करके शो कराना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी कोड लिखना शुरू करूँ, मैं बेसिक आपको जो ना ऊपर हम एक लाइब्रेरी कॉल कर लेते हैं। ठीक है, stdio स्ट्रीम, अगर मैं इसकी बात करूँ सी की, stdio स्ट्रीम। ठीक है, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं इंट मेन। अब मैं एक कोड लिख रहा हूँ, अब आपने फर्स्ट टाइम कोड देखा है। इंट मेन का फंक्शन बना, बॉडी ब्रैकेट ओपन हुए, और इसके अंदर अगर मैं सी पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा प्रिंट एफ। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बेसिक सा कोड लिख रहा हूँ परसेंट डी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, 2+2, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, सेमीकोलन, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, रिटर्न की स्टेटमेंट ले ली, और क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। सिर्फ मुझे 2+2, इसका रिजल्ट पता है क्या आएगा कंसोल के ऊपर, इसका रिजल्ट आएगा 4। ये काम आपने भी तो किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये काम मैंने कोडिंग के थ्रू भी कर लिया। लेकिन जब कोडिंग करते हुए अब फिर से आ गया कि भाई ये एंड क्या होता है, मेन क्या होता है, ये पंक्चुएशन, ये ब्रैकेट, ये प्रिंट एफ क्या चीज़ होती है, परसेंट डी। मैंने थोड़ा बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो करते हुए उसकी पंक्चुएशन, उसके प्री डिफाइंड कीवर्ड्स को फॉलो, रूल्स को फॉलो करते हुए कोई इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है, तो वही काम थोड़ी देर जो आपने किया वो काम कंप्यूटर ने भी कर लिया, तो इसमें क्या मसला है। तो कंप्यूटर कोई एक अलग तीसरी दुनिया की कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है। आपने नॉर्मल जो खुद आप काम करते हैं 2+2 करवाना है, एक बेसिक सा प्रोग्राम हो गया, टेबल प्रिंट कराना है, तो कंप्यूटर के अंदर भी यही इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं। लेकिन देते हुए हमें जहन में ये रखना होता है क्या, फिर से मैं वापसी आता हूँ, हमने कोई चीज़ें बिला वजह में नहीं पढ़ी हैं। हम ये काम किससे करवा रहे हैं, एक डंप मशीन से करवा रहे हैं। रीज़न पता है क्या है, मैं अगर आके यहाँ से अभी ये सेमीकोलन हटा दूँ ना, आपने आज तक इसको सेमीकोलन बोलते होगे, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर इसको कहा जाता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मैं अगर यहाँ लगा दूँ ना, कंपाइलर एरर दे देगा कि भाई ये मेरा कोड समझ में नहीं आ रहा। क्यों, मैंने रूल को डिसोबे कर दिया। क्यों, जब भी मेरी कोई एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए तो मुझे लगाना पड़ता है सेमीकोलन, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मुझे बताना पड़ता है कि मेरी बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। क्यों, क्योंकि मैं काम किसके साथ कर रहा हूँ, एक डंप मशीन के साथ काम कर रहा हूँ, जिसको जितना कहा जाएगा उतना ही करेगा। जल्दी से एक और बस लास्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप मेरे घर पे गेस्ट आए, मैंने आपको एक जो है मिल्क शेक पिलाया, आपको बहुत पसंद आया। आपने बोला सर ये किसका बनाया था, मैंने आपको बोला भाई ये स्ट्रॉबेरी से मैंने बनाया था। क्या घर जाके आप वो मिल्क शेक दोबारा खुद बना सकते हैं? आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल बना सकते हैं।
मैंने आपको सिर्फ बताया कि ये स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक आप घर जाके वो खुद बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन ये काम कंप्यूटर को देना होगा ना, तो इस तरह से नहीं होगा। कंप्यूटर को आप बोलें स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाना है, वो ठीक है बोलेगा स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाना है, आगे तो आप उसको बोलना पड़ेगा। आप अगर खुद स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? फ़र्ज़ करें आप यहाँ से घर, मेरे गेस्ट है, यहाँ से जाते हुए आपने घर जाके स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाना है, आप क्या करेंगे? आप स्ट्रॉबेरी बाय करते हुए जाएंगे मार्केट से। आपने क्यों बाय की? क्योंकि आपको पता है घर में स्ट्रॉबेरी नहीं थी। बात समझ में आ रही? ये डिसीजन आपने खुद ले लिया, क्योंकि हमारे पास क्या इंटेलिजेंस है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हम ये डिसीजन खुद ले सकते हैं। हम घर जाएंगे, हमें पता है क्या करना है। हमें सबसे पहले मिल्क चाहिए, हमें जूसर चाहिए, जूसर के अंदर बर्फ़ डालेंगे, फिर मिल्क डालेंगे और जूसर को ऑन करेंगे, खुद ही ऑफ़ करेंगे, ग्लास में डालेंगे और सर्व कर लेंगे, पी लेंगे। ये काम कंप्यूटर से जब करवाना होगा तो हमें कोडिंग लिखनी होगी। कोडिंग सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए, हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन कोडिंग करते हुए हमने जहन में रखना है कि हम काम किससे करवा रहे हैं, डंप मशीन। जब यही काम हम कंप्यूटर से करवाएंगे ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। जैसे मैंने सब बताया कि भाई स्ट्रॉबेरी चेक करो कि स्ट्रॉबेरी घर पे है कि नहीं। इफ़ के कंस्ट्रेंट आ गए कि चेक करो इफ़ स्ट्रॉबेरी एग्जिस्ट और नॉट, उसने जाया कि स्ट्रॉबेरी चेक करो। स्ट्रॉबेरी फिर से कहाँ चेक करें? अलमारी में चेक करना है, टैंक में चेक करना है, या फ्रिज में चेक करना है? उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपने फ्रिज में चेक करना है। अगर फ्रिज में स्ट्रॉबेरी नहीं है तो क्या करो, मार्केट से लेके आ जाओ। मार्केट जाना है, कौन सी वाली मार्केट जाना है ये बताना पड़ेगा उसको। ठीक है, स्ट्रॉबेरी लेके आ जाओ, वो लेके पूरा 100 किलो लेके आ गया, नहीं आपको बताना पड़ेगा कि इतनी आपने स्ट्रॉबेरी बाय करते हुए क्या किया था, जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी बाय की थी आपने। एक एक पॉइंट बताना पड़ता है उसको कोडिंग के थ्रू कि भाई यहाँ पे ये स्टेप है, ये स्टेप है। उसके बाद आपने बोला कि भाई ठीक है जूसर को ऑन कर दो। अगर तो आपने जूसर को ऑफ़ करने की कमांड नहीं दी तो ज़िंदगी भर ऑन ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये हमारे पास लूप में हो सकता है। अगर आपने कोई ऐसा इनफाइनाइट लूप लगा दिया तो जूसर चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। हम किसके साथ काम कर रहे हैं, वापसी हम आते हैं, हम काम कर रहे हैं किसी डंप मशीन के साथ। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या होता है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूटर किस बेस पे काम करता है, कंप्यूटर 0 और 1 समझता है तो वो कैसे समझता है, फिर कंपाइलर आ गया, कंप्यूटर के काम करने का तरीक़ाकार आ गया। फिर कंप्यूटर पे कोई भी हमने प्रोग्राम लिखना है तो वो एक नॉर्मल रियल लाइफ की भी एग्जांपल मैंने आपको दिखा था कि 2 + 2 नंबर्स को ऐड करना, ये काम कंप्यूटर से भी करवाते हैं। लेकिन हम बहुत ज़्यादा इसमें कमांड्स का ख्याल रखते हुए काम कोडिंग के थ्रू, सेट ऑफ रूल्स के थ्रू करेंगे। जब हम कोडिंग के ऊपर आएंगे तो उसको भी आपको मैं और ईजी करके बता दूंगा। हम इस सीरीज़ के अंदर पहले सी लैंग्वेज पे काम करेंगे। आपने पीएफ पढ़नी, कोई भी लैंग्वेज पढ़नी है, आप एक दफ़ा इस वीडियो को देख लें। हम पहले सी पे काम करेंगे। सी के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो समझना, क्योंकि सी इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। बड़ा मुश्किल होता है इसके अंदर कोडिंग करना। पाइथन की कंपेरिजन में जाएगा बेटा, पाइथन एक दफ़ा आपने पहली लैंग्वेज ही पाइथन पढ़ ली ना, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बनेंगे आपको। लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट एक दफ़ा ले लें, हर दफ़ा हर लैंग्वेज के अंदर सेंटेक्स चेंज होगा। जितने भी मैंने आपको पूरे आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो अंदर बताया है, हर लैंग्वेज के अंदर ये अप्लाई होगा। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लैंग्वेज के सिर्फ क्या चेंज होंगे, सेंटेक्स चेंज होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ना ये क्लियर हो गई हुई चीज़ें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम बात करेंगे, अब हम कोडिंग के ऊपर आएंगे तो कोडिंग भी आपके लिए बड़ा इजी करके, अब तक 3 वीडियोज़ आई हैं। पहली वीडियो के अंदर अगर सिर्फ कंप्यूटर चलाना आता है तो आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा, इंस्टॉल भी कर लिया होगा। सेकंड जो चीज़ हमने डाउनलोड की, इंस्टॉल की, वो क्यों थी, क्या मकसद था, वो भी मैंने सेकंड वीडियो में समझा दिया। अब हम कोडिंग करने के लिए जा रहे हैं। कोडिंग करने से पहले हमने समझ लिया क्यों हमने कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, कंप्यूटर से काम करवाने। क्यों कंप्यूटर हमारी लाइफ में क्यों है, हमें असिस्ट करने के लिए, ऑटोमेशन लेके आने के लिए। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है। अब आप कंप्यूटर के वाले यूज़र नहीं कि पेंट के ऊपर बैठे और क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो और रंग भर रहे हैं, नहीं। आपने कंप्यूटर के लिए, आप कंप्यूटर के बैक एंड पे आपने कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्राम, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख के रख दिया। मिसाल के तौर पे आप कंप्यूटर के बैक एंड पे हैं, आप एक कोडिंग के थ्रू आपने एक प्रोग्राम लिख के रख दिया कि भाई टेबल प्रिंट करना है। आपने पूरी इसकी कोडिंग करके रख दी। जब इसका आउटपुट आएगा, वो जो इसका रन करेंगे ना, वो एक प्रोडक्ट है। एंड पॉइंट क्या है, एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक आउटपुट बनाएंगे, एक एग्जीक्यूशन फाइल आपकी बनी, एक प्रोग्राम बना। अब वो आपने एक यूज़र को दिया, आपने अपने घर में किसी छोटे बहन भाई को दिया, भाई ये मैंने प्रोग्राम बनाया है और ये क्या करता है, टेबल प्रिंट करके दिखाता है आपको। अब जब यूज़र उस प्रोग्राम को रन करेगा, उसका काम कोडिंग करना नहीं, कोडिंग हमने करके दे दी। अब यूज़र जब उस प्रोग्राम को रन करेगा, डबल क्लिक करके चलाएगा, तो उस पर आएगा कि भाई कौन सा टेबल प्रिंट करना है। यूज़र उसमें इनपुट देगा कि भाई 2 का टेबल प्रिंट करना है। उस 2 को लेके एंटरटेन करना और उसको तमाम तो उसकी कोडिंग करना, वो हमारा काम था। हमने उसको एंटरटेन कर लिया, भाई ठीक है 2 का टेबल प्रिंट करना है। फिर हम पूछेंगे कहाँ तक प्रिंट करना है, उसने वो भी, यूज़र ने वो भी इनपुट दे दिया कि भाई 10 तक करना है। फिर उस 2 और 10 को लेके ये हमने कोडिंग के थ्रू, लूप्स, इफ़ एल्स, इन सब के थ्रू हमने मैनेज करके उसका आउटपुट दिखा दिया। यूज़र उसका एक्सपीरियंस ले रहा है और बैकएंड पे इसकी लॉजिक किसने लिखी हुई है, वो आपने लिखी हुई है। ये पूरा सिनेरियो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल या
या फिर कोडिंग या प्रोग्रामिंग करने का, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें मज़ीद फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट आउट करके बताएं। जिस जिस स्पेसिफिक पॉइंट में मसला है मैं आपको दोबारा उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो लेके आ जाऊँगा। कोई कमर्शियल सीरीज़ नहीं चलेगी। आपको क्या किस टॉपिक में मसला है उसको बताएं, दोबारा से वीडियो आ जाएगी। सीरीज़ की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।